अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 13 अगस्त 2025 है और मुल्क में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ भी हो रहा है और पाकिस्तान भर में इस सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। शहरियों में जोशो खरोश है। डेफिनेटली आज का जो साल है ये मुख्तलिफ है पिछले सालों की जश्न आज़ादी की निस्बत। इस साल पाकिस्तान की झोली में एक बड़ी शोरे आफाक फ़तह भी है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले ये इत्तलात आई थी कि वो 14 अगस्त को एहतजाज करेंगे, लेकिन अब ये जो कलीदी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस बात की तरदीद की है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक नहीं चलाएगी, एहतजाज नहीं होगा। 14 अगस्त को सिर्फ जश्न ही होगा और यकीनी तौर पे ये खुशाइन है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर आई कि जो आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ है उसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर कर दिया है। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो टैक्स ज़रूरी टैक्स है उसका निफाज हो चुका है। डेफिनेटली इस ज़िम्न में कानून साजी भी हुई है और जो इंदिया दिया है डेफिनेटली अगर वो होता है तो वो भी अच्छी खबर होगी कि शरह सूद में जल्द कमी लाई जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है, एक मरतबा फिर से जो तर्जुमान हैं दफ्तर ख़ारजा की, महकमा ख़ारजा की अमेरिका की, टिमी ब्रोज़, उन्होंने ये कहा है कि भारत जो है अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के बीच सालसी के लिए तैयार है। अब बुनियादी सवाल ये है कि अमेरिका जो बारहा हिंट करवा रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार को कि आपको सालसी करनी पड़ेगी, अब कितनी देर नरेंद्र मोदी इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। और साथ ही साथ भारत में इस वक्त उनके लिए ज़मीन गर्म है, नरेंद्र मोदी के लिए अच्छी नहीं है। एक और टोपी जो नरेंद्र मोदी ने लोगों को पहना रखी थी वो उनके एक्स अकाउंट के बॉट्स हैं और तकरीबन 37% जो फॉलोअर्स हैं वो जाली हैं, अब तहकीक से पता चला है। बहरहाल ये सियासत है, इसमें ये तो होता है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान की जो कुर्बतें हैं और ताल्लुकात का नया आगाज़ है, नया दौर है। अब नरेंद्र मोदी के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज है। इरशाद साहब, यही एक बुनियादी सवाल है। उमूमी तौर पे अमेरिका जैसी जो सुपर पावर रियासतें हैं उन्होंने कोई एक्शन भी लेना हो तो वो एक बार पैगाम देते हैं, 2 बार देते हैं, लेकिन इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद भी और उनके अहदेदारान भी बारहा सालसी की बात करते हैं। क्या बिल्कुल ख़ातिर में नहीं ला रहे नरेंद्र मोदी इस बात को, और उनकी ये पोजीशन है कि वो ख़ातिर में ना लाएं, और ये दबाव कब तक वो नज़रअंदाज कर सकते हैं? अब साहब शुक्रिया। असल में भारत और इसराइल अमेरिका के वो चहेते हैं, लाडले बच्चे हैं, जिनके नखरे अमेरिका ने और यूरोप ने जितने बर्दाश्त किए हैं, किसी ने, कोई भी सुपर पावर या कोई भी बड़ी ताकत कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। यानी अगर कोरिया है या ईरान है या एक दौर में लीबिया था, इराक़ था, वो ज़रा सा पता चला कि जी एटमी प्रोग्राम बन रहा है, एटमी प्रोग्राम की तरफ पेशरफ्त हो रही है, तो अमेरिका और यूरोप ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। हमारे साथ जो कुछ होती रही आपके सामने, पाबंदियाँ दर पाबंदियाँ, लेकिन जब ये काम भारत कर रहा था तो कभी हमें याद नहीं है कि कोई पाबंदी लगी हो। उनको असले की सप्लाई भी जारी रहती थी और बाकी बरात भी। इसराइल तो खैर है ही चहेता। इसराइल तो 61,000 फ़लस्तीनियों को कत्ल करने के बाद भी आज भी जो करारदाद पेश होती है जंगबंदी के हवाले से या इसराइल पर पाबंदियों के हवाले से, तो अमेरिका ही वीटो करता है। तो भारत को भी ये रियायत हमेशा हासिल रही है और अब भी जितनी भी नाराज़ हों ट्रंप और जितने भी नाराज़गी का वो इजहार करें, लेकिन अभी तक उनको छूट मिल रही है और इसी बात की मिल रही है कि भारत जो है वो चीन का मुखालिफ है, भारत मुसलमानों का मुखालिफ है, भारत पाकिस्तान का मुखालिफ है, भारत इसराइल का चहेता है, इसराइल का दोस्त है, आज़मूदा दोस्त है और अमेरिका का चहेता है। तो इसलिए ये तो एक माजी है जिसको कोई भी फरामोश नहीं कर सकता, कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन अब भारत ने भी माजी के मुकाबले में यूँ लगता है कि ये तय कर लिया है कि हमें बहरहाल कुछ ना कुछ फ़ैसला करना पड़ेगा और वो उसी सूरत में मुमकिन है दोबारा दोस्ती या दोबारा जो याराना है वो उसी सूरत में मुमकिन है कि कुछ ना कुछ कंसेशन जो हैं वो अमेरिका को दे। वो किस, एक तो ज़राअत के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से और बाकी शोबों में जो अमेरिका की फरमाइशें हैं वो पूरी करे। दूसरा, अपने देरीना दोस्त, आज़मूदा दोस्त रूस के साथ ताल्लुकात की सतह कम करे और तेल की ख़रीदारी बंद करे। और तीसरा, गालबन अमेरिका की ये ख्वाहिश होगी
कि वो उसने जो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बरकरार रखा है ताल्लुकात में, अब वो उसको ख़त्म करे और सिर्फ हमारा बनकर रहे। तो अब मोदी पर दबाव तो बहुत है और भारत की मईशत जो है वो अफोर्ड भी नहीं करती कि वो अपनी जो इकॉनमी है उसको तबाह कर दे। अपने ताजर, अपने जो इस वक्त सबसे बड़े जो मोदी के तरफदार हैं वो वहाँ के सनतकार हैं, सरमायाकार हैं, अडानी जैसे बड़े लोग हैं, तो उनको नाराज़ करके भी वो रह नहीं सकते और अपनी मईशत को संभाल नहीं सकते। तो इसलिए लगता यूँ है ये बुनियादी इरशाद साहब, ये जो आपने गिव एंड टेक होगा आया है, यही मेरा सवाल था जी। अभी आपने लाइफ स्टॉक का जिक्र किया। वैसे तो जो भारत में गाय के गोश्त पे पाबंदी है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा गाय के गोश्त का एक्सपोर्टर खुद भारत है। अब ये जो बड़े कारोबारी लोग हैं जिनकी एक्सपोर्ट है अमेरिका में और अमेरिका उनके लिए एक बहुत बड़ी मंडी है, अब भारत पे इंटरनल प्रेशर कितना है कि वो अमेरिका के साथ मुआहिदा करे, और अगर वो मुआहिदा करता है तो जो रूस के साथ उसका एक माजी भी है और फिर वो बगलगीर होने की कोशिश भी करता है। चीन भी नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को जा रहे हैं, क्या अब वो इसको बैलेंस कर पाएंगे या बैडली एक्सपोज हो चुका है? अब्बासी साहब, मुख्तसर जवाब ये है कि देखना होगा कि मईशत गालिब आती है डिप्लोमेसी पर या सियासत गालिब आती है। अगर मईशत गालिब आएगी तो अमेरिका के सामने झुकना पड़ेगा, अगर सियासत गालिब आई तो फिर बैलेंस बरकरार रखना पड़ेगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात इरशाद साहब आपने की। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद साहब, आज मूडीज़ की तरफ से पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें एक दर्जा मज़ीद बेहतरी हुई है। सवाल ये है कि क्या आपको बतौर साबिक वज़ीर ख़जाना इसके असरात आवाम की ज़िंदगियों पर नज़र आ रहे हैं, और मज़ीद जो बेहतरी है या मज़ीद बेहतर असरात कब तक आएंगे? देखिए, ये खबर जो है ये अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की जो बैरूनी कर्जे होते हैं हमारी, उसकी जो रेटिंग है उसके अंदर अगर बेहतरी आ रही है तो इसका मतलब हमें बाहर से वसाइल हासिल करने के लिए निस्बतन आसानी होगी। और इसकी बुनियादी वजह जो बनी है वो हमारे ज़र मुतबादला के अंदर जो ज़खायर के अंदर जो इजाफा हुआ है वो इसकी बड़ी वजह बनी है। ये जो है वो बुनियाद फराहम करता है जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर आपकी मईशत की तरक्की की रफ्तार बढ़े, रोजगार बढ़े, तो उससे अवाम की जिंदगी के अंदर बेहतरी आ सकती है। लेकिन अभी हम उस पहली सतह तक तो पहुंचे हैं, यानी इस्तेहकाम आया है। जो एक खतरा था कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर देगा, वो खतरा खत्म हुआ और अब वो क्रेडिट रेटिंग्स की बेहतरी की शक्ल में नजर आ रहा है उसका असर। लेकिन मईशत की बढ़ने की रफ्तार जो है वो अभी तक जो है वो बहुत ही कम सतह के ऊपर है, तकरीबन ना होने के बराबर आप समझें। को इस दफा भी 2.5% के करीब इजाफा हुआ। पाकिस्तान की आबादी सालाना 2.5% से बढ़ रही है, यानी फीकस आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ। और अगर आप पिछले 3 साल की औसत देखें तो 1.6% इजाफा है मईशत का सालाना और 2.5% आबादी का इजाफा, यानी आज से 3 साल पहले जहां पर फीकस आमदनी थी एक आम पाकिस्तानी की, उससे आज कम है। तो आवाम को अपनी जिंदगी के अंदर अभी ये बेहतरी नजर नहीं आ रही, और जब तक वो रोजगार दोबारा पैदा नहीं होगा, जब तक सरमायाकारी में इजाफा नहीं होगा, उस वक्त तक आपको आवाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर इसके बेहतर असरात नहीं नजर आएंगे। असल में ये क्या वजह हुई? 3 साल हो गए मौजूदा हुकूमत, पहले एक अरसा है, फिर दूसरा अरसा है 1.5 साल का, कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद माशी सूरत हाल इस तरह बेहतर नहीं हो रही कि अवाम को उसका कोई रिलीफ दिया जा सके। हालांकि दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। और क्या ये सियासी, वो कहा जाता है कि सियासी इस्तेहकाम भी अब आ चुका है। पीटीआई के बारे में तो हुकूमत का दावा है कि अब उसकी कोई असर रसूख अवाम में राय नहीं है, वो एहतजाज करने की पोजीशन में भी नहीं है। आलमी इदारे भी हम पर मेहरबान हैं, उसके बावजूद हमारी मईशत क्यों बेहतर नहीं हो रही? अवाम का, सरमायाकारों का एतमाद क्यों नहीं बहाल हो रहा?
अच्छा, पहला जो इस 3 साल के अरसे में से जो पहला 18 माह के करीब थे, वो तो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी पीरियड था। तो वो तो आप अच्छाई तो छोड़ दें, जिस तेजी से हम बुराई की तरफ गए थे, वो पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी नहीं देखा। देखिए, सरमायाकार के अगर मैं उससे देखूं तो सरमायाकार को इस्तेहकाम नहीं नजर आ रहा है। अगर दो खवातीन तकरीबन 70-70 साल उम्र की अगर निहत्ती बैठी हुई हैं और उनके सड़क पर बैठने से रियासत पाकिस्तान जो है उसको परेशानी लाक हो जाती है और पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती है। जाहिर है, मैं इमरान खान साहब की बहनों की बात कर रहा हूँ। कल अडियाला के सामने से एक मरतबा फिर अलीमा खान को और उनकी बहन को गिरफ्तार करके ले गए, कहीं और जाकर फिर छोड़ दिया उन्होंने। तो ये सारी दुनिया में जिस वक्त ये तस्वीरें जाती हैं, तो पाकिस्तान के हालात के बारे में क्या पैगाम मिलता होगा जो सरमायाकारी करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर, जिसका कोई इंटरेस्ट है भी पाकिस्तान में सरमायाकारी का। तो इस्तेहकाम तो बिल्कुल आप समझ लें कि सियासी इस्तेहकाम उसी उतना ही है जितना कब्रिस्तान में आपको सुकून नजर आता है। तो कब्रिस्तान की खामोशी को सुकून नहीं कहा जा सकता। इसी तरीके से जो आजकल के हालात, अच्छा साहब, ये बताइए, अभी बात हो रही है, मौजूदा हुकूमत पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि कोई कह रहा है कि 33,000 अरब का कर्ज ले लिया, कोई 41,000 अरब की बात कर रहा है। क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो रही है, मौजूदा हुकूमत ने कर्ज, अंदरूनी कर्ज कितना लिया है और मजमूई कर्ज कितना है इस वक्त पाकिस्तान पे, आपके इल्म में क्या है, लेटेस्ट क्या है आदाद शुमार? देखिए, बैरूनी कर्जों के अंदर इजाफा जो है उसकी रफ्तार में कमी आई है। वहाँ पे निस्बतन हमारी बेहतर सूरत हाल बनी है और उसकी एक वजह ये बनी है, कल आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा, बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर खबर छपी थी कि हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने सिर्फ पिछले 1 साल के अंदर $7 अरब जो है वो मार्केट से खरीदे। यानी $7 अरब के बैरूनी कर्जे लेने के बजाय मार्केट से डॉलर खरीदे गए। वो जाहिर है, इसका मतलब अंदरूनी कर्जों के ऊपर इन्हिसार किया गया। तो बैरूनी कर्जों की सूरत हाल तो निस्बतन बेहतर हुई है। अभी भी बहुत ही कमज़ोर हालात हैं पाकिस्तान के, और पिछले 1-2 साल की बात नहीं है, ये तो दहाई से ज़्यादा दहाइयाँ बल्कि हो चुकी हैं जिसमें वो सूरत हाल है। अंदरूनी कर्जे जो हैं वो ख़तरनाक हद तक अब बढ़ गए हैं और वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत है। और इसलिए अब आप देखें कि पाकिस्तान का जो बजट होता है, जो टैक्स पेयर से एक आम पाकिस्तानी जो भी चीज़ खरीदता है उसके ऊपर उससे टैक्स वसूल किया जाता है, वो टैक्स जो है उसका जो मसरफ है, वो सबसे ज़्यादा पैसा जो आपका खर्च हो रहा है टैक्स पेयर का, वो कर्जों के ऊपर सूद देने के लिए खर्च हो रहा है। और पिछले साल को छोड़ के उससे पिछले 2 साल की अगर आप सूरत हाल देखें तो जो सिर्फ आप पुराने कर्जे वापस करने के लिए सूद नहीं ले रहे थे, आप पुराने कर्जों के ऊपर सूद अदा करने के लिए भी कर्ज ले रहे थे। तो इतने शदीद खराब हालात हैं। मेरी तो ज़ाती राय ये रही है कि आपको जिस तरीके से बैरूनी बात की जाती है डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, नागुज़ीर है कि हमें अंदरूनी जो कर्जे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वरना इतना बड़ा बजट के ऊपर दबाव जो है वो बर्दाश्त नहीं आप कर सकते। असद उमर साहब, हमने एक स्मार्ट मूव की ये मई की जंग के बाद के अमेरिका से तजारती माहिदा भी जल्द कर लिया और 29% का जो टैरिफ लगा था उसको 19% करा लिया। मादनियात, तेल, गैस की तलाश के हवाले से भी हमें हौसला मिला कि अमेरिकी कंपनियां आएंगी, सरमायाकारी होगी। तो अब मईशत की बेहतरी के लिए पाक अमेरिका ताल्लुकात का क्या किरदार होगा, और भारत जो हमें डिस्टर्ब कर रहा था दहशतगर्दी के ज़रिए, उसमें कितनी रुकावट पैदा होगी पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतर होने की वजह से? ज़ाहिर है, तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे ताकतवर मुल्क है, बरह रास्त भी उसका बड़ा असर और रसूख है। और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बैरूनी कर्ज़ों के ऊपर उसका इतना ज़्यादा इन्हिसार है, हमारा वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर इतना बड़ा इन्हिसार है और सबसे ज़्यादा असर और रसूख इन इदारों के अंदर अमेरिका रखता है। तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होना पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। उसमें सिर्फ एक चीज़ इसका एहतियात रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने माजी के अंदर ऐसे किया है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए हमने या दूसरी दुनिया की बड़ी ताकतों से या अपनी खित्ते के अंदर जो है अपने रिश्ते ख़राब कर लिए। अच्छी बात पिछले 3 महीने के अंदर ये हुई है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, लेकिन चीन जो हमारा सबसे गहरा दोस्त है, सबसे अहम दोस्त है,
उनके साथ भी ताल्लुकात हमारे अच्छे चल रहे हैं और चीन भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा है। और इसी तरीके से खित्ते के अंदर ईरान के सदर जो हैं वो पाकिस्तान आए जंग के बाद, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने जंग में जिस तरीके से मदद की है मैं सारी जिंदगी इसको याद रखूंगा। तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। जहां तक उसका अब आप देखें सिक्योरिटी के लिहाज से या मईशत के लिहाज से, लेकिन मईशत के लिहाज से इसका फौरी असर जो है वो बहुत कम है। जहां तक तजारती इदारों की आप तजारती माहदे की बात कर रहे हैं, हाँ भारत का उनके साथ माहदा नहीं हुआ है, वो पहले 25% और 50% कर दिया उन्होंने भारत के लिए, लेकिन बाकी तमाम ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान मुकाबला करता है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, ये तमाम ममालिक जो हैं ये सब 19-20% जो है वो टैरिफ के ऊपर है। तो हमारे ज्यादातर ममालिक जिनके साथ मुकाबला है वो और पाकिस्तान तकरीबन बराबरी की हद के ऊपर है। तो कोई बहुत बड़ा उसके अंदर बेहतरी नहीं है। हाँ, जिस तरह भारत का नुकसान हुआ है वैसा जरूर नहीं हुआ। जो इसका जरूर जिसका बराह रास्त और फौरी फायदा हमें है वो ये है कि भारत जो हमें धमका रहा था, नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर मलबा डाल के पाकिस्तान के खिलाफ एक एग्रेसिव और जंग पाकिस्तान में मुसल्लत करना चाहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हमारी अफवाज ने उनको टिका के जवाब दिया और उनको बताया कि हम इतने कमजोर नहीं जितने समझते हैं। और अब क्योंकि अमेरिका के भी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बहुत बेहतर हैं, तो ये भी जरूर एक हमारे लिए बेहतरी का बायस बनेगा जहां तक भारत के साथ ताल्लुकात हैं। अच्छा, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से आपने कहा कि हम बाज़ औक़ात अपने इर्द गिर्द के हमसायों से ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं। अब ये बता दें, जो आप पर तनकीद होती है आपकी हुकूमत पर मुस्लिम लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुखालिफिन की तरफ से, कि आपने उस वक्त अमेरिका को खुश करने के लिए या ट्रंप को खुश करने के लिए सी पैक को स्लो कर दिया था। और एक मिनिस्टर साहब जो थे आपके वज़ीर तिजारत, उन्होंने बयान भी दिया था कि हमें इसको मामले को मुअत्तल कर देना चाहिए। वो क्या हकीकत है? वाकई आपने उसको स्लो किया था? बिल्कुल भी स्लो नहीं किया था जी इरशाद साहब। वो रिकॉर्ड पे आपके पास कहीं मौजूद होगा, वरना मैं निकाल के आपको दे सकता हूँ। इसके ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सीपेक के अंदर दो मुख्तलिफ लिहाज से अगर आप देख लें, अगर आप मंसूबों के लिहाज से देख लें तो दो बड़ी चीजें थी उस वक्त। बिजली के मंसूबे लगाए जा रहे थे, ये बड़ी मोटरवेज बनाई जा रही थी। हमारी हुकूमत के अंदर उससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जितनी गुजरी थी उससे ज्यादा किलोमीटर की मोटरवेज के ऊपर काम किया गया और जितने बिजली के मंसूबे पहले चल रहे थे वो सारे मंसूबे भी मुकम्मल हुए और नए मंसूबे भी शुरू किए गए। इसके अलावा उस वक्त जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये दो चीजें थी, कोई पाकिस्तान में स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन नहीं बना हुआ था सीपैक का। हमारी हुकूमत आने के बाद फैसलाबाद का स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है सीपैक का वो शुरू हुआ, रशकई का खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ। सिंध के अंदर इजाजत दे दी थी वो सिंध हुकूमत ने, फिर उसके अंदर थोड़ी ताकीद कर दी थी। इसी तरीके से गवादर के अंदर जो है वो एक बड़ा नया जोन शुरू किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीपैक का। आपकी आधी आबादी जो है वो उसका बराह रास्त या बिलावास्ता जो है वो ज़राअत के साथ उनका रिश्ता बनता है। ज़राअत सीपैक का हिस्सा नहीं था, हमारी हुकूमत के वक्त ज़राअत वो बनाया गया। इसी तरीके से 21वीं सदी की मईशत जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मईशत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सीपैक का हिस्सा हमारी हुकूमत के माहदे के दरमियान बनाया गया। ये फरमाएं कि आप कहना गलत है कि सीपैक को स्लो किया गया। अब सीपैक के हवाले से पिछला जो बाइडन का दौर था और ट्रंप का दौर था उसमें तो एक दबाव था पाकिस्तान पर। अब जबकि ताल्लुकात हमारे बेहतर हो गए हैं और चीन के साथ भी तिजारती मुआहदे की तरफ बढ़ रहा है, दबाव तो ज़ाहिर बात है मौजूद है उसका, तो क्या अब चीन के साथ हमारे ताल्लुकात को और सीपैक को अमेरिका बर्दाश्त करेगा या माजी की तरह उसकी जो पॉलिसी है वो वैसी ही होगी कि हमें दबाव भी डालता रहे और साथ साथ हमारे साथ तिजारत भी करता रहे? देखिए, इसके दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो अगर बड़ी तस्वीर अगर आप देखें तो बिल्कुल वो अमेरिका के इस वक्त जो भारत के साथ ताल्लुकात भी जो खराब हो रहे हैं ना, उसकी भी बुनियाद ये है कि अमेरिका भारत को ये कह रहा है कि आपने हमारे साथ दोस्ती करके बहुत फायदे उठाए हैं और साथ साथ आप ब्रिक्स का हिस्सा बने हुए हैं, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और अब दूसरे ममालिक भी उसके अंदर आ गए हैं, जो एक अमेरिका मुखालिफ इत्तेहाद समझा जाता है। वो कह रहे हैं कि फैसला करो या आप हमारे साथ खड़े हुए हो या आप उधर खड़े हुए हो। इसी तरीके से इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका दुनिया के ऊपर लोग ममालिक पे दबाव डाल रहा है कि चाइना से जरा वो दूरी करें
और अमेरिका के साथ चलें। हमारे ऊपर अभी तक कोई ऐसा बराह रास्त दबाव नहीं आया है, कोई शदीद कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया गया है जिसमें चाइना से हमें दूरी के लिए कहा जाए, और मुझे यकीन है कि कोई भी हुकूमत हो अगर ऐसी मुतालबा आएगा तो उसको माना भी नहीं जाएगा। लेकिन इसका एक फायदा जो है, चाइना अमेरिका के जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, खास तौर पे उन्होंने किन चीज के अंदर अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी कंपनी जो हैं वो ऑयल एंड गैस के अंदर और वो मिनरल्स के अंदर जो है सरमायाकारी करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उस सरमायाकारी का बलूचिस्तान उसका महवर बनता है। चाइना पहले भी पाकिस्तान को इस बात के लिए कहता रहा है, और वो न सिर्फ राजी हैं बल्कि उनकी अपनी ख्वाहिश ये थी कि मगरबी ममालिक भी जो है वो भी आके सीपैक का हिस्सा बने और वो बलूचिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर गैर मुल्की एजेंसियों ने, जो आप बात कर रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अभी जो पाकिस्तान, ट्रंप ने खुद ऐलान किया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में तेल निकालेगा। पोटेंशियल कितना है? ज़ाहिर है वज़ीर ख़जाना आप रहे हैं, आपने इस पे काम किया होगा। पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, और तेल निकले तो क्या हम उसकी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं? अच्छा, मैं जरा सा मैं मुकम्मल कर लूँ, जो अहम बात अगर आप इजाजत दें कि बलूचिस्तान के अंदर जो तकलीफ जारी हो रही है, गर्मी हो रही है, क्योंकि अब अमेरिका का इसमें इंटरेस्ट बन रहा है कि अमेरिका भी बलूचिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, और वो दहशतगर्दी एक बड़ी वजह बन रही थी। सीपैक के मंसूबों को सुस्त रवि की जो बुनियाद बन रही थी, जो दहशतगर्दी हो रही थी। इसीलिए आपने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखी 2 दिन पहले कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है और मजीद ब्रिगेड उसका जो है उसको अमेरिका ने दहशतगर्द करार दे दिया है। तो मुझे ये उम्मीद ये है कि बलूचिस्तान में क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट आ रहा है, वहां की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने की अब उम्मीद नजर आ रही है, तो उसकी वजह से सीपैक के जो मंसूबे हैं उनको भी बिलावास्ता एक फायदा मिलेगा जो चाइना के मंसूबे हैं। जहां तक तेल की बात है जी, कि पाकिस्तान की जो पट्टी है, साहिली पट्टी है, उसको अगर आप देखें तो पाकिस्तान की मशरिक के अंदर बॉम्बे हाई के नाम से उसको जाना जाता है। मुंबई के साहिल के साथ जो है वो तेल की प्रोडक्शन होती है, दहाइयों से हो रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान के मगरिब में अगर आप देखें तो ईरान और कतर के अंदर जो है वो साहिल समंदर के नीचे वहां से तेल और गैस की पैदावार हो रही है। तो कोई वजह नहीं है कि इस पूरी पट्टी के अंदर तेल और गैस मौजूद है, और सिर्फ पाकिस्तान के साहिल के अंदर वो मौजूद नहीं है। महंगी होती है, मुश्किल टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर कम एक्सप्लोरेशन हुई भी है। उम्मीद है कि यहां से मिलेगी, लेकिन ये जो खबरें आज कह रही है ना कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जखायर आ गए, ये खबर जो है ये हकीकत पर मबनी नहीं है, अभी तक नहीं है। अल्लाह करे कि कभी सच साबित हो जाए। ठीक जी, ठीक। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ तज्जियाकार और साबिक सूबाई वजीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका की तरफ से एक मरतबा फिर से सालिसी की बात की गई है। बुनियादी सवाल ये है, मोदी की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और जो उसके लिए भारत के अंदर हालात पैदा हो चुके हैं, उनको देखते हुए कब तक नरेंद्र मोदी अमेरिका के इस दबाव को नज़रअंदाज कर सकते हैं? देखें फैसल, बात यह है कि ये किसी हालत में दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये अमेरिका को अवॉइड कर ही नहीं सकते। याद है पिछले इलेक्शन में इस नारे लगवाए थे कि अब की बार ट्रंप की बार, ये नारे लगा रहा था वहां पर। ये इतना घटिया गिरा हुआ इंसान है ये, क्योंकि ये जाहिर है कि आपको पता है गुजरात के रेलवे स्टेशन में चाय बेचता था। इसका सोच का वो मेयार है, और उसकी वजह से इसने पूरी भारत में भी आपने देखें कितने धमाके शुरू हो गए। वहाँ पर अमृतसर में धमाका हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, असम में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में भी धमाके शुरू हो गए हैं। ये इंडिया को तोड़ के रखे, ये नहीं रियलाइज कर रहा। और ट्रंप इज अ वेरी वेरी गेट गोइंग पर्सन, ही इज वेरी एनॉयड विद इंडिया। और अभी ये कभी इनका डिफेंस मिनिस्टर गया मेरे ख्याल में, ये फॉरेन मिनिस्टर गॉन टू रशिया गया है, वहाँ ये अमेरिका के बाद नहीं चलेंगे कभी भी, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी था कि सबसे बना के रखो वो अब खत्म। अब अमेरिका ने बड़ा $90 बिलियन का इन्होंने डिफेंस बजट रखा है। वो अमेरिका देख रहा है कि ये रशिया को देता ही उनसे लेता वेपन।
इसलिए इस वक्त ये बड़ी मुश्किल हालात में है, इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके से इनको मार पड़ी है, इनकी इंडिया की जो बदनामी हुई है, इनकी फौज की बदनामी हुई, अभी आपके सामने ये जो कश्मीर में ऑपरेशन कर रहे थे, आपने देखा कि किस तरीके से उनके फौजी अपने घरों में लिख रहे हैं, बता रहे हैं। इससे अंदाजा लगा लें कि इस वक्त इंडिया का क्या हाल है। ब्रिगेडियर साहब, बुनियादी जो सवाल जो अब्बास साहब का सवाल था वो ये था कि ये जो दबाव ट्रंप डाल रहा है, अमेरिका डाल रहा है, बार बार उनको एक टांट भी करते हैं, उनको मशवरा भी देते हैं, उनकी मुर्दा मईशत का जिक्र भी करते हैं, क्या ऑप्शन है मोदी के पास? क्या वो इस दबाव को बर्दाश्त कर पाएगा या बिलाखिर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा और अमेरिका की सालसी को तस्लीम करेगा? इस वक्त इंडिया फंसा हुआ है कि जितने इन्होंने हाइप क्रिएट किया था, अगर ये ऑपरेशन संदूर जो सेकेंड में कंटिन्यू किया हुआ है, तो अगर मुज़ाकरात पे बैठेगा तो ये अपने आप में और इनको एम्बैरेसमेंट होगी। अच्छा। इसलिए ये कोशिश कर रहा है कि ये अभी इसको अवॉइड करे, और ये अंदर से तैयार बैठा हुआ है। लेकिन इस वक्त इसके सामने बिहार का इलेक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस वक्त और नहीं तो 1 महीने के बाद ये बैठेगा। अमेरिकन प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद अमेरिकन और यूरोपियन यूनियन के अलावा इसके बाद कोई ऑप्शन है ही कोई और नहीं है। इसलिए ये क्योंकि कोशिश कर रहा है किसी तरीके से भी कश्मीर को एजेंडे में ना डाला जाए, ये उसकी कोशिश। He want to sit on terrorism, he want to sit on line of control firing, he want to sit on economy के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, लेकिन ये चाहता है कश्मीर एजेंडे में ना हो। और पाकिस्तान किसी हालत में कश्मीर एजेंडे के बगैर इनसे मुज़ाकरात नहीं करेगा। अगर कश्मीर के बगैर हम बात करते हैं, इसका मतलब है हमने 370 और 35A को एक्सेप्ट कर लिया, और ये कश्मीरियों के लिए बहुत ज़्यादा आग तलफी होगी, उनको इससे बड़ा मोराल फर्क पड़ेगा जिस तरह भी उनको मारे। इसलिए और एक बार महीने की बात है, ये मेज पर आएगा, मुज़ाकरात करेगा। इन अमेरिकन को ये एक लिमिट तक नाराज कर सकता है, उसके बाद ये खुद ब खुद जाके उनके पाँव पकड़े। अच्छा, ऐसी सूरत में ये फरमाएं कि अमेरिका के ये पाँव पकड़ता है तो अब इस पोजीशन में है कि सबका ताल्लुकात, जिस तरह एक अच्छे ताल्लुकात थे, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात होती थी, वो बहाल होंगे, बरकरार रहेंगे, या वीक पोजीशन होगी और पाकिस्तान प्रेफरेंस में नंबर 1 होगा अमेरिका के सामने? और चीन की तरफ, ये जो चीन का दौरे का ऐलान किया उसने 31 अगस्त को, ये भी अमेरिका के साथ एक बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर करने की कोशिश है? देखिए, ये चाइना रशिया का इसी तरह इतवार करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका को थोड़ा सा पुश कर सके, ब्लैकमेल कर सके, उनको अंडर प्रेशर कर सके कि देखिए अगर आप नहीं तो मेरे पे ये ऑप्शन है। हालांकि चाइना की ऑप्शन खत्म है। चाइना इसको अभी और इकोनॉमिकली स्टिमुलेट करने में गया। जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है मिडिल ईस्ट कंट्रीज की और यूरोप की, जिन जिन ममालिक की लगी हुई है, सब जब इसको वो छोड़े हैं और वो रॉ मटेरियल चाइना से आता है, तो चाइना वो इनको देना बंद कर रहा है, जिससे इनकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। अच्छा। सिर्फ रशिया है जो सिर्फ इंटरेस्टेड है अपने वेपन एमुनिशन देने के लिए और ऑयल के लिए। वो मेरे ख्याल में वो भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसलिए इसको अल्टीमेटली अमेरिका की तरफ जाना पड़ेगा। इसके पास इसको ऑप्शन अगर जहाज भी चाहिए ये तो इसको F-35 चाहिए। ये इसीलिए ये अमेरिका भी चाहता है उसको बेचना, क्योंकि $90 बिलियन का डिफेंस बजट है। वो चाहता है इसको बजाय के रशिया में जाए उधर चला जाए, लेकिन वो भी अपना प्रेशर पूरा कायम कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये फॉल करेगा उधर जाके। इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में है और जिस तरीके से अब हालात चल रहे हैं, आई थिंक उसमें पाकिस्तान को इस वक्त नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि वो बात करता है पीस की, वो बात करता है लड़ाई झगड़े खत्म करने की, और टेररिज्म के लिए जिस तरीके से उन्होंने ये बात की है कि मजीद ब्रिगेड और BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। मेरे ख्याल में चीफ ऑफ स्टाफ आप देखेंगे कि BNA को BLF को और उसके बाद ये बाकी जो हैं ब्रिगेडियर साहब, मेरा जो अगला सवाल था वो यही था कि जो BLA के बाद अब मजीद ब्रिगेड को भी टेरर लिस्टिंग में शामिल किया गया है। कल मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं कि हमने साल डेढ़ पहले भी UNSC में ये बात की थी, ये करारदाद पेश की थी, लेकिन उस वक्त अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने मुखालिफत कर दी थी। अब की बार क्या ये भारत के साथ जो मरासिम अमेरिका के ख़राब हुए हैं उस वजह से भारत हमारी बात पे कन्विंस हो गया,
जो सबूत हमने उनके सामने रखे कि एक तो टेरर फाइनेंसिंग की जाती है और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या FATF की भी कोई तलवार अब भारत पे लटकने वाली है इसी फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग के ज़ुमरे में? देखिए, पहले बात ये थी कि कोई उस तरीके से बात अमेरिका से नहीं करता था जैसे इस दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जाके खुल के दोनों दफा, पहले दौरे में और इस दौरे में, बताया कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसके लिए हमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको कैसे दूर करना है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल टेररिज्म में फ्रंट लाइन स्टेट है और कोई टेररिज्म नहीं लड़, पाकिस्तान लड़ा है। 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में है जो हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, ये नुक्ता नजर बताया है। और बताया कि इंडिया किस तरीके से प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है, चाहे बलूचिस्तान की है या फितनल ख्वारिज और IS पुरसान पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन को अब समझ आ गई है कि जो हम वेपन एवरेज छोड़ गए थे वो भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए अमेरिकन अब ये भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को शायद APC, नाइट विजन डिवाइसेस, ऐसी और वेपन दें जो हम मैचिंग हमारे पर वेपन दो और इनको और आसानी से ख़त्म कर सकें। अच्छा, परवेज़ साहब ये फरमाएं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर रहते हैं जिसकी उम्मीद की जा रही है, इंडिया अभी भी नखरे दिखाता है, तो आप समझते हैं कि इसमें हमें मदद मिलेगी अमेरिका की कि यहाँ दहशतगर्दी ख़त्म हो? क्योंकि दहशतगर्दी जो हो रही है उसके भी डांडे कहीं ना कहीं बड़ी ताकतों से मिलते हैं, इंडिया से मिलते हैं, वो लोग सारे यूरोप में बैठे हुए हैं, तो उस हवाले से भी हम तवक्को कर सकते हैं कि अब दहशतगर्दी भी हमारे यहाँ कम होगी। देखें, जिस तरीके से अमेरिका ने, मैं भी यही समझता था कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, आई थिंक उनकी शिफ्ट पॉलिसी में आ गई है। मैं हमेशा समझता था कि जो वेपन एमुनिशन अफगानिस्तान छोड़ के गए हैं, बाय डिजाइन छोड़ के गए हैं ताकि अफगानिस्तान में वो पीस ना हो, वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और हो, बाकी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो, हमारा CPEC ना बने और हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें। लेकिन मेरे ख्याल में अभी कुछ शिफ्ट आई है, तभी उन्होंने BLA को और उसके बाद मजीद ब्रिगेड को जो लगा दी। इसका मतलब है कि इंडिया अब इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, इनके सारे बैंक अकाउंट मुंजमद हो जाएंगे, ये सफर ही इन पे नजर रखी जाएगी। अजीत डोभाल अगर सपोर्ट करेगा तो वो भी इस पाबंदियों में आ जाएगा। इंडिया फाइनेंशियल टेररिज्म करेगा वो भी आएगा, और अगर करेगा फाइनेंशियल टेररिज्म दे विल स्ट्रेट अवे बी गोइंग इनटू द FATF। इसलिए इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। आई एम श्योर हुकूमत पाकिस्तान और मिलिट्री जो डिप्लोमेसी है उसमें ये होगा कि अभी हमें अमेरिका से सपोर्ट चाहिए। देखिए, हम वी हैव सफर्ड $2 बिलियन का लॉस और उसके साथ हमारे 1 लाख के करीब फौजी और सिविलियन शहीद हो चुके हैं। वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ये अभी बड़ी खुल के बात की गई है एंड दे रिकॉग्नाइज कि पाकिस्तान अभी बहुत बड़ी एक ताकत बन के उभरा है, जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क बन गया है। हमने बड़ी रिस्ट्रेन शो की है। इंडिया ने एक छोटी सी बात के ऊपर, फॉल्स फ्लैग के ऊपर एक न्यूक्लियर मुल्क पे हमला कर दिया, वो एक नेक्स्ट पे लेके जा रहे थे, खुदा ना खासा की न्यूक्लियर लड़ाई हो जाए। इसकी वजह से इंडिया को उन्होंने बिल्कुल साइड पर कर दिया। इंडिया एक बहुत ही गैर जिम्मेदार मुल्क है। मेरे ख्याल में वो बात इंडिया की और अब अमेरिका की नहीं होगी जो पहले थी। दे हैव रियलाइज कि इनकी फौज क्या पाकिस्तान से लड़ नहीं सकती, चाइना से क्या लड़ेगी या साउथ चाइना से में क्या लड़ेगी। हमें अब अपने कार्ड को अच्छी तरीके से खेलना है, और सेकंड हमें कश्मीर टीम को और अपने डिप्लोमेट्स को और सेनेटर को भेजना बाहर, कश्मीर को हाईलाइट करें एज ए न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। दुनिया अब तैयार है, इसको हमने इस मौके पे लोहे को और हिट करें और इस मसले को हल करें। जी ठीक, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।